हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। जैसे कि नाम बता रहा है, डीएनए का रेप्लिका बन रहा है। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी। जैसे हमने कोई रस्सी ले ली और हमें इसकी दो रेप्लिकास मतलब दो कॉपीज़ बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इस रस्सी को खोलेंगे और इसकी लेंथ के हिसाब से, इसकी विड्थ के हिसाब से हमें जो भी न्यूली सिंथेसाइज्ड रस्सी मिलेगी, तो उसका पार्ट मिलेगा मतलब स्ट्रैंड मिलेगा, उसे हम इसके साथ बाइंड अप कर देंगे। ठीक है। वैसे ही हम दूसरे के साथ करेंगे, बट द थिंग इज़ कि हम पेरेंट रस्सी जो है उसको दोनों में इंक्लूड करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन भी कुछ ऐसा ही है कि पेरेंट के स्ट्रैंड्स के हिसाब से ही न्यूली डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। So DNA replication is a biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA molecule. जब हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, देखिए इसमें दो स्ट्रैंड्स है 1 और 2, सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन बनता है जब। ठीक है। सो होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बोन्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ पेयर अप करते हैं। ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, सी हमेशा जी के साथ बाइंड करता है। ठीक है। और इसी के बेस पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। सो अब ये पेरेंट स्ट्रैंड है, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और अब ये इसका एक स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम करेगा और दूसरा स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम करेगा। देखिए ये पेरेंट स्ट्रैंड है यहाँ पे। ठीक है। अब पेरेंट स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ए, सो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेगा उसका सीक्वेंस सामने क्या होगा, टी, जी के सामने क्या होगा, सी के सामने क्या होगा, जी। ठीक है। ऐसे न्यू जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज्ड हो जाएगा। सेम एग्जैक्ट ऊपर वाले टेम्पलेट के साथ भी होगा, टी के साथ ए, सी, जी के साथ सी। अब देखिए एक चीज़, देखिए इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस एग्जैक्ट सेम है, वैसे ही इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस एग्जैक्ट सेम है, ए टी ए टी ए टी, जी सी जी सी जी सी। ठीक है। इवन इनका जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी सेम है, देखिए। ठीक है। सो डीएनए एप्लीकेशन में होता क्या है, द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज ATGC रूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब होता है एक दूसरे को कंप्लीट करना। सो ये स्ट्रैंड जो है एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं और ये ATGC रूल के हिसाब से पेयर करते हैं, ए के साथ टी और सी के साथ जी। ठीक है। और इनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कम अपार्ट, वो दोनों टूट जाएंगे, उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे ताकि नया बॉन्ड जो है वो सिंथेसाइज हो सके। ठीक है। नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो सके, जिसके पास क्या होगी, सेम इन्फॉर्मेशन होगी, सेम बेस सीक्वेंस होगा जैसे कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल का था। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सेम सीक्वेंस है इसके पास। ठीक है। सो होता क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन में सेल जो है अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है सेल डिवीज़न से पहले, ताकि जब सेल डिवीज़न हो तो इसकी जो डॉटर्स बनेंगे, इसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसके पास सेम अमाउंट ऑफ डीएनए हो। ठीक है। सो डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेट्स द डीएनए इनसाइड द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन और बिफोर सेल डिवीजन, सो दैट ईच टोटल सेल गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए। इट हेल्प इन इनहेरिटेंस प्रोसेस। देखिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। फिर है ग्रोथ में, रिपेयर में, कोई सेल डैमेज हो गया है तो हमें उसकी जगह नया सेल चाहिए जो जिसका सीक्वेंस जो बिल्कुल पहले वाले सेल की तरह हो। ठीक है। फिर रीजनरेशन ऑफ टिश्यू में। इसके बाद इन द लेट 1950 तीन मॉडल्स दिए गए रेप्लिकेशन के ऊपर कि जब रेप्लिकेशन होती है तो उसमें कितना पेरेंट का स्ट्रैंड होगा, कितना डॉटर का स्ट्रैंड होगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से तीन मॉडल दिए गए, दैट इज़ द कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है। सो कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है, कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि जब रेप्लिकेशन होगी, सो जो पेरेंट के स्ट्रैंड होंगे वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप होंगे और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स होंगे वो भी एक दूसरे के साथ बाइंड अप होंगे, मतलब नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है। सो दोनों कंजर्व रहेंगे इसमें, पेरेंट के स्ट्रैंड्स भी और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुए वो भी। सो बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए रिमेन टुगेदर एंड न्यूली मेड स्ट्रैंड ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक है। दूसरा है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी मतलब हाफ। सो इसमें क्या होता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुए उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंट का होगा और जो दूसरा होगा वो न्यू होगा। ठीक है। सो न्यूली मेड स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड कंटेन वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन डॉटर स्ट्रैंड। और थर्ड है हमारा डिस्पर्सिव मॉडल। तो डिस्पर्सिव
मर्जे मॉडल में क्या कहता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे उसमें कुछ पार्ट जो होगा पेरेंट का होगा और कुछ जो होगा जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, ठीक है। सो सेगमेंट्स ऑफ पेरेंटल डीएनए एंड न्यूली मेड डीएनए आर इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स्ड का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के पार्ट्स को मिक्स करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन एग्जाम्पल है हमारा ई कोलाई। सो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कुछ इस प्रकार होती है कि ये जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं डीएनए का डबल स्ट्रैंड, इसमें ORI रीजन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, फॉक्स बन गई, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होना शुरू हो गया। फिर जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे दोनों साइड, देखिए ये यहाँ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे एक और यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जब तक उनके पास टर्मिनेशन सीक्वेंस ना बन जाए, टर्मिनेशन सीक्वेंस पे पहुँचते ही जो फोक है वो अलग हो जाएंगे दोनों, और दो हमारे पास इसके रेप्लिकास बन जाएंगे। जो ई कोलाई की डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनकी फंक्शनिंग हम एक एक करके देखेंगे इसकी प्रोसेस के साथ। सबसे पहला है हमारा डीएनए ए प्रोटीन, फिर है डीएनए सी प्रोटीन, फिर है डीएनए हेलिकेज, फिर है टोपोआइसोमरेज, एसएसपी प्रोटीन्स, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज और लास्ट में है टस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो होती है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने पीछे भी आपको बताया कि हमारे उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम बता रहा है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक है। सो इट इज़ अ साइट ऑन बैक्टीरियल क्रोमोसोम वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएटेड एंड सिंगल ORI इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं। ये ORIC का यहाँ पे ई कोलाई में है दैट इज़ ORIC, जिसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ORI मतलब इसी साइट पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही क्यों रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रही है, किसी और साइट पे क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो विद इन ORI सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। चलिए वो सीक्वेंसेस क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है डीएनए बॉक्सेस और एक होता है AT रिच रीजन, ठीक है। अब हमारी सबसे पहली प्रोटीन जो थी डीएनए ए प्रोटीन, अब वो यहाँ पे आएगी। डीएनए ए प्रोटीन आएगी और इस सीक्वेंस पे बाइंड हो जाएगी, दैट इज़ डीएनए ए बॉक्सेस पे आके बाइंड होगी, ठीक है, और एक दूसरे के साथ भी बाइंड हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स बना देगी। फिर एड ऑफ अदर प्रोटीन जैसे HU IHF, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या होगा कि जैसे ये डीएनए प्रोटीन यहाँ पे आकर बाइंड होगी इस रीजन के साथ जो मैंने आपको कहा, और ये इसको एज अ रैप अराउंड कर दिया इसने। देखिए ये इस सीक्वेंस के अराउंड, ये डीएनए प्रोटीन के अराउंड ये सीक्वेंस रैप अराउंड हो गया और इसने क्या किया, AT रीजन को अलग कर दिया। अब AT रीजन ही क्यों? क्योंकि इसमें दो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू GC रीजन, ठीक है। ये ब्रेक करना ईजी है, राइट। दिस कॉजेज द रीजन टू रैप अराउंड द डीएनए ए प्रोटीन सेपरेट्स द AT रिच रीजन, ठीक है। ये यहाँ पे डीएनए प्रोटीन आकर बाइंड हो गया और फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये इसके अराउंड रैप हो गया और AT रीजन को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है। हमारी पहली प्रोटीन यहाँ ख़त्म होगी। अब आएगी हमारी दूसरी प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन डीएनए सी प्रोटीन की मदद से, डीएनए सी दैट इज सेकेंड प्रोटीन की मदद से डीएनए हेलिकेज को लोड करेगा, जैसे डीएनए बी प्रोटीन भी कहते हैं। डीएनए हेलिकेज का काम क्या है, इट इज़ अ सीजर, वो कट करेगा। अब इनिशिएशन तो हो गई है यहाँ से ये थोड़ा सा अलग हो गया है, हेलिकेज आएगा और अब ये जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, सेपरेट करेगा डीएनए को बहुत डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा। हमने वो डायग्राम देखी थी जिसमें वो दोनों साइड से रेप्लिकेशन हो रही थी। देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ और इस साइड भी रेप्लिकेशन फोक बनेगी और इस साइड भी रेप्लिकेशन फोक बनना शुरू होगी। हमारे डीएनए ए प्रोटीन का क्या काम था, बाइंड टू डीएनए बॉक्सेस विद इन द ओरिजिन टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए सी ने क्या किया, डीएनए ए को एड किया इन द रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए हेलिकेज टू द ओरिजिन, और डीएनए हेलिकेज का काम क्या है, डबल स्ट्रैंड्स को तोड़ना। इसके बाद आएगा हमारा टोपोआइसोमरेज। गाइस होता क्या है, डीएनए हेलिकेज का एक्शन हुआ, उसने उसको खोलना शुरू कर दिया जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग हो जाती है फोक के अहेड में, ठीक है। जैसे ये रस्सी थी, हमने इसे खोलना शुरू किया, जब हम दोनों हाथों से इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, हम इसे खोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा नहीं, गांठें पड़ जाती हैं, ऐसे और ज़्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि डीएनए हेलिकेज के एक्शन की वजह से सुपर कॉइलिंग हो जाती है, और टोपोआइसोमरेज का यही काम है कि अब सुपर कॉइलिंग होगी तो ये
अच्छे से मतलब ये हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो टोपोआइसोमरेज आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे जो वो इतना टाइट हो गांठें सी जैसे पड़ गई हैं, सुपर कॉइलिंग हो गई है, उसको ये रिलैक्स कर देगा, एलिविएट्स पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और रिलैक्स सुपर कॉइलिंग। इसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं, और ये सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करता है ताकि डीएनए की जो प्रोसेस है वो ईजिली कैरी ऑन हो सके। सो द डिफरेंस इन टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो देखिए, जो हेलिकेज है ना, जैसे ये हमारे डबल स्ट्रैंड्स है, ठीक है, ये बीच में क्या है, हमारे CG बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ता है, हेलिकेज, बीच से जो तोड़ेगा दैट इज हेलिकेज। और टोपोआइसोमरेज क्या करता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है जो उसके बैकबोन में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज, ठीक है। ये बीच से तोड़ेगा और ये यहाँ से थोड़ा सा इसको लूज करता है, रिलैक्स करता है सुपर कॉइलिंग को, ठीक है, टोपोआइसोमरेज। फिर है अगली प्रोटीन आती है SSP प्रोटीन, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं, हेलिकेज ने इन्हें अलग कर दिया है, बट अभी भी इनके पास AOT है, तो ये दोनों बाइंड होने के चांसेस हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है, तो हमें इन दोनों को अपार्ट रखना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रोटीन आता है दैट इज SSP प्रोटीन, जो यहाँ पे स्ट्रैंड्स पे बाइंड हो जाता है, ठीक है, और इन दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इन दोनों को अलग रखता है, ठीक है, SSP प्रोटीन। उसके बाद आता है हमारा 6th वन, दैट इज RNA प्राइमर। अब RNA प्राइमर क्या करेगा, प्राइमेज जो है RNA प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है, और ये स्टार्ट करता है, प्राइम करता है DNA की सिंथेसिस को, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रैंड था, यहाँ पे RNA प्राइमर आके जुड़ गया, यहाँ पे RNA प्राइमर आके जुड़ गया, ठीक है। अब DNA की जो सिंथेसिस होगी वो करेगा DNA पॉलीमरेज 3। सो DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो 10 डिफरेंट सब यूनिट से बना होता है, और इसकी एक रूल होता है कि ये जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाता है। जैसे कि ये हमारा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जो नया बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो अब ये तो ऑलरेडी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे उल्टा बनता है, यहाँ से बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, यहाँ पे प्राइमर लगेगा, यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, जैसे ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे एक और प्राइमर बनेगा, ऐसे उल्टा सिंथेसाइज होगा। इसकी वजह से ही लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स बनते हैं आगे, ठीक है। सो अब बात आई कि जब DNA पॉलीमरेज ही सिंथेसाइज कर रहा है स्ट्रैंड्स को, सो RNA प्राइमर आया क्यों, ठीक है। क्योंकि हमारा जो DNA पॉलीमरेज 3 है ना, वो फर्स्ट जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कोवलेंटली लिंक नहीं कर पाता है। ये ऑलरेडी जो यहाँ पे ऑलरेडी अगर प्राइमर लगा है तो उसको ही ये आगे मतलब प्राइमर के बाद जो है वो DNA की सिंथेसिस कर पाता है। फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड को ये कोवलेंटली लिंक नहीं कर पाता है, दैट्स वाई प्राइमर जुड़ता है। So it cannot begin DNA synthesis by linking together the first 2 individual nucleotides. Only elongate the pre-existing strand जो कि RNA प्राइमर के बाद बनेगा। अब DNA पॉलीमरेज 3 में 2 साइट्स होती हैं, एक होती है कैटालिटिक सब यूनिट और एक होती है 3 एक्सोन्यूक्लियस साइट। ये कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। सो TNTPs आती हैं, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेंगी ATGC के रूल के हिसाब से और कोवलेंटली अटैच हो जाएगा टू 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड। चलिए देखते हैं। सो ये है हमारा DNA पॉलीमरेज, ये है हमारी कैटालिटिक साइट और ये है एक्सोन्यूक्लियस साइट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमारा पर्पल कलर में और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रहा है DNA स्ट्रैंड्स। तो सबसे पहले क्या आएंगी, DNTPs आएंगी, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आई, यहाँ पे ये देखिए ये आ रही हैं। फिर क्या होंगी, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड करेंगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ATGC के रूल के हिसाब से बाइंड करती चलेंगी और लास्ट में क्या है, कोवलेंटली अटैच हो जाएंगी 3 प्राइम एंड के साथ। जैसे यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, पहले आए, फिर यहाँ पे टेम्पलेट के साथ अटैच होंगे और साइड में एक दूसरे के साथ कोवलेंटली लिंक हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कैटालिटिक साइट और यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूली स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज हो रहा है। और एक्सोन्यूक्लियस साइट में क्या होता है कि कभी कभार मिसमैच हो गया, ठीक है, A के साथ T की जगह C जुड़ गया या कुछ और हो गया, तो DNA पॉलीमरेज वहीं पॉज हो जाएगा और मिसमैच न्यूक्लियोसाइड को 3 प्राइम एंड के पास छोड़ देगा और वहाँ से डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि ये DNA पॉलीमरेज 3 है, मैंने कहा ये कैटालिटिक साइट है और ये है इसकी एक्सोन्यूक्लियस साइट। सो यहाँ पे क्या हो, मिसमैच हो गया CT, ठीक है। सो अब क्या होगा कि 3 प्राइम एंड जो है इसका, देखिए ये 5 प्राइम से, क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज कहाँ से सिंथेसाइज्ड होगा, मैंने पहले भी कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम
सिंथेसाइज होगा। सो यहाँ पे 3 प्राइम एंड जो है यहाँ पे चला गया एक्सोन्यूक्लियोसाइड में, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियोसाइड क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, उल्टी डायरेक्शन में डाइजेस्ट करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डाइजेस्ट करेगा। वन स्ट्रैंड कहाँ से रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और डाइजेशन हो रही है उल्टी। तो यहाँ से इसको कट करता चलेगा और लास्ट में तब तक कट करता चलेगा जब तक वो जो मिसमैच है वो रिमूव ना हो जाए। और यहाँ से कि ये जो है यहाँ से मिसमैच जो है वो रिमूव हो गया। दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ DNA polymerase 3. So mismatch post DNA polymerase leaving mismatched nucleoside near 3 prime end, strand digestion mismatch in 3 to 5 डायरेक्शन until nucleoside remove। ठीक है, इसके बाद है हमारा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि DNA पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसाइज करता है। तो ये जो स्ट्रैंड है ये हमारा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पे ये आराम से सिंथेसाइज हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट ये उल्टा स्ट्रैंड है, ये ऑलरेडी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये ऐसे नहीं सिंथेसाइज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 5 प्राइम होगा तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक प्राइमर यहाँ लगेगा, फिर इस साइड को सिंथेसाइज होगा, एक प्राइमर यहाँ लगेगा, फिर सिंथेसाइज होगा। जैसे ही ये DNA हेलिकेज इसको ओपन करता चला जाएगा, फिर से एक प्राइमर लगेगा, फिर से यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, फिर से प्राइमर लगेगा, यहाँ सिंथेसाइज होगा। तो हुआ क्या कि लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर होता है और ये डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाता है और इसमें सिंथेसिस कंटिन्यूस होती है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइमर्स जुड़ेंगे, क्योंकि इसका पोलैरिटी, इसका जो प्राइम है वो ऑपोजिट है। ठीक है, सो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी, बार बार प्राइमर लगेगा। ठीक है, बैक्टीरियल का ओकाजाकी, और इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, बैक्टीरियल का जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं वो लार्ज होते हैं, 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ही होते हैं। ठीक है, अब बात आती है DNA पॉलीमरेज 1 की, जो कि है हमारा 8th प्रोटीन। ठीक है, सो द थिंग इज, जब हमारे दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएंगे तो ये तो हाइब्रिड बन जाएगा, राइट। यहाँ पे RNA है, यहाँ पे DNA है, RNA DNA, तो ये तो RNA DNA का हाइब्रिड हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अब इस RNA को, ये जो लगे यहाँ पे प्राइमर, इन्हें रिमूव करना होगा। उसके लिए आता है DNA पॉलीमरेज 1। ये एक ही सब यूनिट से बना होता है और ये रिमूव करता है RNA प्राइमर को 5 प्राइम टू 3 एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, मतलब डायरेक्टली रिमूव कर देगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, उसको काट देता है, मतलब निकाल देता है। ठीक है, और जो वैकेंट रीजन रह जाएंगे ना DNA को फिल कर देता है। अब यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पे वैकेंट DNA रह जाएगा, वैकेंट स्पेस रह जाएगा, सॉरी, सो उसको भी तो फिल करना है। सो इट यूजेस 3 एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट एज अ प्राइमर। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो था ये 3 प्राइम एंड है, इसे ये इसको प्राइमर मान लेता है और इस चीज़ को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ से हमने इसे रिमूव कर दिया है तो यहाँ पे ये स्पेस बचा है, तो ये इसको प्राइमर मान के यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा। वैसे ही यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, उसको भी एक्सटेंड कर देगा और इसको यहाँ पे ये जो स्पेस खाली थे इन्हें भर देगा। सो हमारा टोपोआइसोमरेज का काम हो गया, जिसने सुपर कॉइलिंग को रिमूव किया। SSB प्रोटीन ने उसे क्या किया, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है, रिफॉर्म कर, ताकि वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दोबारा ना बने। प्राइमेस ने क्या किया, RNA प्राइमर सिंथेसाइज किया। DNA पॉलीमरेज 3 ने लीडिंग DNA को सिंथेसाइज किया और लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बने। और DNA पॉलीमरेज ने क्या किया, RNA को रिमूव किया और गैप्स को फिल किया। अगला है हमारा DNA लाइगेज और टस। अब DNA लाइगेज क्या करेगा, स्पेसेस फिल हो चुके हैं, RNA प्राइमर रिमूव हो चुका है। अब ये उन जो स्ट्रैंड्स हैं उन्हें कोवलेंटली लिंक कर देगा, कोवलेंटली अटैच एडसेंट और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को उसने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे 3 प्राइम, जैसे DNA लाइगेज ने एक्सटेंड कर दिया था, इन्हें क्या कर देगा, कोवलेंटली लिंक कर देगा। ई कोलाई में DNA लाइगेज जो है NAD को यूज़ करता है और यूकैरियोट्स में ATP को यूज़ करता है। ठीक है, फिर है हमारे पास टर्मिनेशन। अब इट इज़ द लास्ट पार्ट जहाँ पे रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाएगी। सो टर्मिनेशन के लिए हमारे बिल्कुल ORIC के ऑपोजिट टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, T1 एंड T2। हमने शुरू में देखा था कि बिल्कुल ORIC के अपोजिट क्या है, टर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी और ये अलग हो जाएंगे। तो इन टर सीक्वेंस पे आकर टस बाइंड कर जाता है, दैट इज़ टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस आके बाइंड कर जाएगा और रेप्लिकेशन फोक की मूवमेंट को रोक देगा। T1 जो है वो प्रिवेंट करेगा फर्दर एडवांसमेंट ऑफ फोक लेफ्ट से राइट में की तरफ, और T2 राइट टू लेफ्ट की तरफ उसको रोक देगा। जैसे कि ये टस प्रोटीन्स आके बाइंड होगी इन सीक्वेंस पे और ये लेफ़्ट टू राइट रोक रही है और ये राइट टू लेफ़्ट रोक रही है रेप्लिकेशन फोक्स को, और जो लास्ट में क्या कर देंगी, टर्मिनेट कर देंगी रेप्लिकेशन को।
बट एक लास्ट प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है वो ये कि कभी कभार जो रेप्लिकेशन की वजह से 2 इंटरवाइन डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसे कहते हैं कैटिनेन्स, ठीक है। सो इन कैटिनेन्स को कौन अलग करता है? टोपो आइसोमरेज 2 करता है, जो टेम्परेली पहले ब्रेक करता है और बाद में उन्हें रीजॉइन कर देता है। जैसे कि रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट हो गया इंटरवाइंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। देखिए ये इंटरवाइंड है, कैटिनेन्स कहते हैं। टोपो आइसोमरेज 2 आएगा, पहले इन्हें ब्रेक करेगा और फिर रीजॉइन कर देगा और 2 हमारे पास रेप्लिकास बन जाएंगे। और इस तरह से डीएनए लाइगेज का काम भी खत्म हो जाता है, जो कोवलेंटली अटैच करता है ओकाजा की फ्रेगमेंट को, और टस जो है बाइंड करता है टर सीक्वेंस पे और रेप्लिकेशन को रोक देता है। तो इस तरह से हमारे 10 के 10 प्रोटीन्स का यूज़ हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ORI-C रीजन उस पर प्रेजेंट था, डीएनए ए है प्रोटीन आया, डीएनए सी आया जिसने हेलिकेज को रिक्रूट कर दिया, फिर ओपन अप हो गया, फोक बन गए, फिर टोपोआइसोमरेज इंक्लूड हुआ, SSP प्रोटीन यूज़ हुई, प्राइमर यूज़ हुआ, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने सिंथेसिस शुरू कर दी, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनी, क्योंकि ये हमेशा सिंथेसाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, फिर उसने क्या कर दिया, प्राइमर्स को रिमूव कर दिया, लाइगेज आया और लास्ट में क्या हो गई, टर्मिनेशन। So this is all about DNA replication. Thank you.